सुनैना मर्दाना कपड़े सिलाई करती तो कपड़ों में ऐसी चीज रख देती कि मर्द खुश होकर उसे 5,000 रुपये देता। एक दिन मैं भेष बदलकर उसकी दुकान पर चली गई, मगर जब उसके राज का पता चला तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वो तो कपड़ों की जेब में लड़कियों का। मैं तो हैरान थी कि हमारे मोहल्ले की सबसे गरीब लड़की आज इस मोहल्ले की सबसे अमीर लड़की कैसे बन गई थी। ऐसा भी क्या खास था उसके अंदर जो किसी और के पास नहीं था। मैं भी तो बहुत अच्छे कपड़े सीती थी, लेकिन फिर मोहल्ले के सारे मर्द उसी से कपड़े क्यों सिलवाते थे? इस बात के पीछे मैं हाथ धोकर पड़ गई थी। सोचा कि पता लगाकर ही रहूंगी कि आखिर ऐसा भी क्या करती है वो कि सारे मोहल्ले के मर्द उसी से कपड़े सिलवाते हैं। इस बात की तह तक पहुंचने के लिए मैंने एक प्लान भी बनाया, लेकिन जब बात मेरे सामने आई तो मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया। मुझे अफसोस हुआ कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब मुसीबत मेरे सर पर भी नाच रही थी, और वो भी बहुत बड़ी, क्योंकि सुनैना मर्दों के कपड़े सीते हुए उन कपड़ों के साथ साथ हमारे मोहल्ले में सब लोगों के साथ ही बातचीत बहुत अच्छी थी। सारी औरतों की दोस्ती थी, एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहती थी। हम लोग छोटे छोटे थे तो एक साथ ही खेलकर जवान हुए थे। मेरा नाम मीनाक्षी था और हमारे मोहल्ले में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सुनैना था। देखने में काफी खूबसूरत और प्यारी थी, लेकिन बहुत ज्यादा गरीब थी। और फिर गरीब लोगों के पास खूबसूरती भी ज्यादा दिन तक नहीं रहती, क्योंकि वो अपना ख्याल नहीं रखते। उसके बाबा बिस्तर पर पड़े थे, उसकी माँ घर के काम वगैरह करती थी, और उसकी 4 बहनें थी। उसके बाबा ने बेटा पैदा करने की ख्वाहिश में 5 बेटियां पैदा कर डाली। सुनैना सबसे बड़ी थी। उसने मैट्रिक तक स्कूल की शिक्षा हासिल की थी और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर का गुजारा करती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ इस मोहल्ले में बहुत बड़े बड़े ट्यूशन सेंटर बन गए, जहां पर एमए और एमफिल जैसे पढ़े लिखे लोगों ने आकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। इसलिए उसका काम धीरे धीरे खत्म हो गया। उसे कपड़े भी सीने आते थे, लेकिन ज्यादा अच्छे कपड़े नहीं सीती थी। पर फिर उसने कपड़े सीने शुरू कर दिए। मुझे उसके बारे में पता था, वो मेरी दोस्त थी। हमने एक ही सिलाई स्कूल में सिलाई का हुनर हासिल किया था। उसके साथ मेरा अच्छा वक्त गुजरा था, लेकिन मेरी माँ मुझे कहती थी कि इस तरह की गरीबों गुरबा दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है, अमीर लोगों से दोस्ती किया करो ताकि वक्त पड़ने पर वो हमारे काम भी आ सके। माँ की बात बिल्कुल ठीक थी। इंसान दोस्त रखता ही किस लिए है, बाकी कोई भी किसी के साथ दिल से ईमानदार नहीं होता। दोस्तों में भी एक दूसरे के खिलाफ बातें होती हैं, और दिल में ये बात भी रखी जाती है कि कहीं उसके साथ कोई ज्यादा अच्छा मामला ना हो जाए। फिर भी कभी कभी मैं सुनैना से मिल लेती थी। एक दिन ऐसे ही उसके घर चली गई। जब उसके घर जाती थी तो खाने पीने की तो कोई चीज नसीब नहीं होती थी। वही लाल शरबत बनाकर ले आती थी, जिसमें शरबत भी नाम को ही डाला होता था। मैंने कहा कि अब वो अजीब सा शरबत बनाकर ना ले आना, मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए बैठी हूँ। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी जाओगी, कुछ खाकर जाओ। मैंने दिल में सोचा कि खाकर जाऊं, खाने की कोई चीज नहीं है इसके पास जो ये मुझे खिलाएगी। वो वहां से उठकर चली गई। मेरे आने पर बहुत खुश थी, उसकी बहनें भी काफी खुश थी। उसकी माँ ने भी मुझसे मेरा हाल चाल पूछा, लेकिन फिर वहां से चली गई। थोड़ी देर के बाद सुनैना पूरी ट्रे उठाए मेरे सामने आई तो मेरे कदमों तले से तो जैसे जमीन ही निकल गई। उस ट्रे के अंदर शरबत नहीं बल्कि बोतल रखी गई थी, और बोतल के साथ साथ सबसे मशहूर लखनऊ बेकरी का पिज्जा भी था। यहाँ तक कि सैंडविच और बर्गर भी रखे गए थे। मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि खाओ, अच्छा हुआ कि तुम आ गई। मैं थोड़ी देर बाद अकेले ही खाने वाली थी, अब तुम्हारे साथ बैठकर खाऊंगी, थोड़ी गपशप भी हो जाएगी। मैंने जब उस सामान की तरफ देखा, ये सामान कम से कम भी 2-2.5 हजार का तो होगा, और ये मेरे सामने इतना सारा सामान कैसे रख सकती थी। मैंने उन चीजों को खाने से पहले सूंघना शुरू कर दिया कि कहीं खराब तो नहीं है। इस बात पर शायद सुनैना ने ये बात नोट कर ली थी, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। उसने कहा कि अभी अभी मंगवाई है मैंने, छोटी बहन को भेजकर। बहुत मन कर रहा था खाने का। मैं तो चाय बनाने वाली थी, लेकिन मौसम नहीं है चाय का, गर्मी बहुत ज्यादा है। उसने भी बता दिया कि बिल्कुल ताजा सामान है। मैंने भी सब कुछ खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि आजकल हालात अच्छे जा रहे हैं तुम्हारे, कोई नया काम शुरू किया है क्या तुमने? तो कहने लगी कि हाँ, मर्दों के कपड़े सीती हूँ मैं। औरतों के कपड़े सीने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, औरतें बहुत बातें करती हैं। इस कमीज को इस तरह बनाओ, इसको ये डिजाइन बनाओ, इसका वो डिजाइन बनाओ। मोटी औरतें ये समझती हैं कि अगर अच्छे कपड़े बनवाएगी तो स्मार्ट नजर आएगी,
ऐसा थोड़ी होता है। और मोटी मोटी औरतों के कपड़े खूबसूरत नहीं बनते। वो चाहती है कि हमारे कपड़े खूबसूरत बने, जबकि ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए मैं मर्दों के कपड़े सीती हूँ। एक ही जैसे डिजाइन होते हैं, ज्यादा बातें भी नहीं करते हैं। मैं तो बाजार में दुकान भी लेने लगी हूँ। घर में काम ज्यादा हो गया है, इसलिए सोचा है कि बाजार में दुकान बना लूं। मैंने कहा कि दुकान पर बैठोगी, अजीब नहीं लगेगा? उसने कहा कि क्यों अजीब लगेगा? जब औरत पैसों के लिए कोई गलत काम करती है तब अजीब लगता है, बल्कि वो तो पाप है। मैं तो हक और इज्जत से पैसे कमाऊंगी, तो फिर अजीब क्यों लगेगा? और वैसे भी इसी बाजार में मेरे बाबा की भी दुकान थी। सारे हमें जानते हैं, मुझे अपनी बेटी समझते हैं। अगर उन लोगों के साथ मैं भी बैठ जाऊंगी तो मुझे इतना बुरा नहीं लगेगा। और बाबा तो बिस्तर पर पड़े हैं ना, इसलिए वो लोग ख्याल भी बहुत करते हैं। कोई किसी के घर राशन पानी तो नहीं देता, लेकिन तसल्ली तो देते हैं, पूछ तो लेते हैं। कम से कम मेरा थोड़ा लिहाज तो करेंगे, ख्याल तो कर लेंगे। मैंने कहा कि पर दुकान बनाना तो आसान नहीं होता, और शहर के बीचों बीच दुकान लेने की बात कर रही हो, उसका तो किराया बहुत ज्यादा होगा। उसने कहा कि दे दूंगी मैं। थोड़ी देर के बाद वो एक थैला उठाकर ले आई। कहने लगी कि कुछ कपड़े लिए थे मैंने, तुम बताओ कैसे है? जब मैंने उन कपड़ों को देखा तो मैं हैरान रह गई। ये कपड़े भी बहुत ज्यादा महंगे थे। पता नहीं ये लड़की क्या कर रही थी। खैर, फिर मैं वापस अपने घर आ गई और मैंने घर आकर अपनी माँ को कहा कि सुनैना के तो हालात ही बदले हुए हैं। मेरे आगे ऐसी ट्रे सजा के रखी, इतने मजे मजे की चीजें तो आपने भी मुझे इतने दिनों से नहीं खिलाई है। कब से कह रही थी कि लखनऊ बेकरी वालों का पिज्जा खाना है, लेकिन आपने नहीं खिलाया। लेकिन आज मैं खुद ही खाकर आ गई। और फिर जो कपड़े मुझे दिखा रही थी, 5-5 हजार का एक एक सूट था, और सिर्फ अपने नहीं बाकी बहन भाइयों के भी कपड़े लिए हुए थे। उसकी माँ ने भी बहुत नया जोड़ा पहना हुआ था। मेरी माँ मेरी बातें बड़े गौर से सुन रही थी। कहने लगी कि बस वही हो गया जिसका डर था। बाप बिस्तर पर पड़ा है, बच्चियां जवान हो रही हैं, लग गई होगी किसी और तरफ, तभी तो घर में पैसे आ रहे हैं। वरना खुद सोचो, उसने तो पढ़ाने का काम भी छोड़ दिया, तो फिर इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मैंने कहा कि वो तो दुकान भी बनाने लगी है। मेरी माँ ने कहा ये तो बड़ी बुरी बात है, हमारा तो शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ पर इस तरह के काम होने लगे तो हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? तुम दोबारा उसके घर जाना और मुझे बताना कि क्या हालात चल रहे हैं। बस मुझे कोई सबूत मिल जाए उन लोगों का तो मैं इस मोहल्ले से उनको निकलवाऊंगी। इनका यहाँ पर कोई काम नहीं है। अगर इन्होंने कोई उल्टी सीधी हरकतें करनी है तो इनको इस मोहल्ले से जाना होगा। मैंने अपनी माँ को कहा कि मैं 1 हफ्ते बाद फिर जाऊंगी। उस 1 हफ्ते में ही सुनैना ने बाजार में दुकान बना ली थी। दुकान भी बहुत खूबसूरत ली थी और बहुत ही अच्छी। वहां पर उसने 2-3 मशीनें भी रखी थी और वहीं बैठकर मर्दों के कपड़े सिया करती थी। लोग उसको बेटी और बहन कहते थे, बहुत इज्जत से पेश आते थे, उसके सर पर हाथ रखते थे। उसको मिसाल बना लिया था कि ये देखो ये लड़की अपना घर चलाने के लिए कैसे इज्जत से रोटी कमा रही है, कितनी मेहनत कर रही है। बाप बिस्तर पर पड़ा है लेकिन घर चला रही है। यहाँ तक कि इसको एक अखबार वालों ने कहा कि हम आपके ऊपर छोटी सी रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। पहले तो उसने इनकार कर दिया, लेकिन फिर वो भी मान गई। उसके ऊपर छोटी सी रिपोर्ट बन गई जो एक लोकल चैनल पर ही चली, लेकिन मोहल्ले वाले तो सब उसको जानने लगे। इस तरह उसका काम और बढ़ गया। सब उसकी मेहनत को सराह रहे थे और मुझे गुस्सा आ रहा था। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो थी कौन? आखिर उसकी औकात ही क्या थी जो वो इस तरह से आगे निकल जाती? मेरी माँ ने कहा कि ऐसी मेहनती लड़की के लिए तो देखना कल को बहुत बड़ा रिश्ता भी आ जाएगा, और तेरे लिए तो आजकल कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा। लगता है कि खुद ही रिश्ता बुलवाना पड़ेगा। पिछले दिनों भी रिश्तेदारों में शादी थी, तूने सरदर्द का बहाना कर लिया। शादी में जाती, 4 लोग तुझे देखते तो 2 लोग तेरे लिए रिश्ता भेज देते। हमारे समाज में यही होता है। शादियों में लोग अपनी बेटियों को सजा संवार कर इसलिए ले जाते हैं ताकि कोई उनकी बेटियों को देखे और उनके लिए रिश्ता भेजे। पिछले दिनों मोहल्ले में शादी थी लेकिन मैं नहीं गई थी। इसी बात पर मेरी माँ मुझे बातें सुना रही थी, क्योंकि मेरा जाने का दिल नहीं कर रहा था। सुनैना के तो हालात बिल्कुल ही बदल गए थे। अब वो लोग अच्छे कपड़े पहनते, अच्छा खाते। एक दिन तो वो एक बहुत बड़े होटल से बाहर निकल रहे थे। मैंने देख लिया तो हालचाल पूछने पड़े। मैंने कहा कि यहाँ पर क्या कर रही हो? तो कहने लगी कि खाना खाने आई थी। बहनों की जिद थी कि इसी होटल में खाना खाना है। इन बेचारियों का भी तो दिल है ना, छोटी बच्चियां हैं, इसलिए सोचा कि आज टाइम निकाल कर इनको ही ले आती हूँ। मैंने कहा कि फिर तो काफी बिल बन गया होगा,
इतने सारे लोगों के खाने का? सुनैना ने कहा कि हाँ, कोई 13,000 का बिल बन गया था। घर वालों के लिए भी पैक करवाया है, माँ बाबा भी तो खाएंगे ना। माँ बाबा तो आ नहीं सकते क्योंकि बाबा को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। मैं हैरान रह गई कि उस लड़की ने खड़े खड़े 13,000 रुपये उड़ा दिए और उसको कोई परवाह ही नहीं थी। लेकिन उस मोहल्ले में मर्द थे ही कितने। हमारे तो पूरे एरिया में भी औरतें ज्यादा है और उनमें से कितने मर्द इससे कपड़े सिलवाते थे जो ये इतने ज्यादा नोट छाप रही थी। एक दिन मेरा एक कजन घर आया। जब मैंने उस पर गौर किया तो उसकी जेब के ऊपर सुनैना की दुकान का स्टिकर लगा हुआ था। जब कोई दर्जी कपड़े सीता है तो जेब पर अपना स्टिकर लगा देता है। मैंने कहा कि सुनैना ने कपड़े सिए हैं? उसने कहा हाँ, देखो कितने अच्छे कपड़े सिए हैं उसने मेरे। तभी तो 5,000 रुपये दिए हैं मैंने उसको। मेरी माँ और मैं हैरान रह गई। हमने कहा कि 5,000 रुपये सिलाई दी है। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सब कुछ उसके मुंह से निकल गया। वो बताना नहीं चाहता था। उसने कहा कि हाँ हाँ, 5,000 दिए हैं। आजकल 5,000 में आता ही क्या है? मेरी माँ ने कहा कि पागल तो नहीं हो गई, और 5,000 में क्या आता है? 5,000 कोई छोटी रकम है? भला ठीक है, महंगाई बढ़ गई है, लेकिन महंगाई बढ़ने की वजह से रकम की अहमियत भी बढ़ती जा रही है। और तुम 5,000 लुटा के आ गए। इतने भी कोई खास कपड़े नहीं है तुम्हारे, वैसे ही सिए हैं जैसे कोई और कपड़े सीता है। उसने कहा कि छोड़े ना आंटी, बस कपड़े तो अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद आए हैं। तो मैंने खुश होकर उसको पैसे दे दिए। मेरी माँ ने कहा कि बाकी लोग भी इसी तरह उसे खुश होकर पैसे देते रहते हैं। इस बात पर वो खामोश हो गया और उसने कहा कि शायद मुझे पक्का नहीं पता, कजन दरअसल मिठाई देने के लिए आया था। 1 हफ्ते के बाद उसकी मंगनी थी। मेरी माँ ने कहा कि ऐसा भी क्या करती है ये लड़की कि इसको सिलाई के एवज 5-5 हजार रुपये मिल रहे हैं। मामला तो उलझ गया है। मुझे लगा कि कोई और काम करती होगी तो आसानी से इनको इस मोहल्ले से निकलवा देंगे, लेकिन अब बात किसी और तरफ निकल गई है। ये पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गई है। सब इसको इज्जत की निगाह से देखते हैं और कहते हैं कि बड़ी मेहनती लड़की है। अब हमें इसके खिलाफ कोई पक्का सबूत जमा करना पड़ेगा। दिन पर दिन गुजर रहे थे और सुनैना कमाई करती जा रही थी। अब तो उसने अपनी दुकान में एसी भी लगवा दिया था, क्योंकि गर्मी में बैठकर उससे काम नहीं होता था। और यहाँ हमारे घर में भी एसी नहीं था। मैंने माँ से कहा कि फौरन एसी लगवाएं, नहीं तो अब मैं उससे मिली तो सबसे पहले यही कहेगी कि हम तो एसी में बैठ के काम करते हैं। दरअसल मेरे बाबा परदेश में होते थे और सारे मोहल्ले को पता था कि इस लड़की का बाप परदेश में होता है। तो सारे मोहल्ले की लड़कियां मेरे साथ ज्यादा दोस्ती बनाकर रखती थी ताकि मुझसे बाहर की चीजें ले सके। यह अलग बात है कि मैंने आज तक कभी किसी लड़की को कोई बड़ी चीज नहीं दी थी, हमेशा बाहर की टॉफियों पर ही उनको टरखा दिया था। लेकिन मेरी कदरों कीमत कम हो रही थी, क्योंकि मैंने सुना था कि 1 हफ्ता पहले सुनैना ने अपने घर में दावत रखी थी और उसने काफी सारी लड़कियों को बुलाया था। खानों की लंबी लिस्ट थी जो कि खत्म ही नहीं हो रही थी। जाहिर है कि उसने तीज त्योहारों पर भी अच्छी भली कमाई जो करनी थी। मेरी माँ ने कहा कि हम अभी एसी नहीं लगवा सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अब मुझे सुनैना से बहुत ज्यादा नफरत होने लगी थी। मुझे पता था कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो कर रही है, क्योंकि एक और लड़की से भी ये बात सुनने में आई थी कि उसके भाई ने सुनैना से कपड़े सिलवाए और 5,000 सिलाई दी। 5,000 सिलाई भला कौन देता है? अच्छे से अच्छा दर्जी भी 700 रुपये ही लिया करता था, या अगर ज्यादा ही कोई अच्छा होगा तो 1,000 या 1,200 ले लेगा। लेकिन 5,000 सिलाई, ये तो बिल्कुल एक मजाक था। और अजीब बात ये थी कि मर्द खुशी खुशी उसको इतने पैसे दे रहे थे। मेरा भी एक भाई था जो बहुत ही ज्यादा कंजूस था, किसी को 5 रुपए देकर भी राजी नहीं होता था। मैंने उसे एक सूट तोहफे में दिया और कहा कि जाकर ये सुनैना से सिलवाना, बहुत अच्छे कपड़े सीती है वो। उसने कहा कि ठीक है। मैंने कहा कि पर वो सिलाई बहुत ज्यादा लेती है। तो कहने लगा भाड़ में जाए, लेती होगी बाकियों से, मैं 500 से ज्यादा सिलाई नहीं दूंगा उसको। मैंने कहा कि अगर तुमने उससे 500 में कपड़े सिलवा लिए तो मैं तुम्हें मान जाऊंगी। उसने कहा कि फिक्री नहीं करो, ऐसा ही होगा। वो कपड़े दे आया और उसने कहा कि मैंने 500 में ही बात पक्की की है। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि 500 सिलाई में मान गई वो? तो कहने लगा कि हाँ, फौरन मान गई। मैं भी हैरान रह गई। मैंने कहा कि कितने दिन का टाइम दिया है उसने तुम्हें? तो कहने लगा कि 4 दिन का टाइम दिया है। ये 4 दिन मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारे। चौथे दिन जब वो कपड़े लेकर आया तो मैंने कहा कि कितने पैसे देकर आए हो? तो एक पल को खामोश हो गया। उसने कहा कि जितने तय हुए थे उतने में ही देकर आया हूँ, 500 ही देकर आया हूँ।
लेकिन माँ ने सुबह से शोर डाला था कि उनके पास से 5,000 रुपये गायब थे। मेरे भाई ने तो कसम उठा ली कि मैंने नहीं लिए, पर उसकी शक्ल से जाहिर था कि उसी ने निकाले हैं और शायद उसने सुनैना को ही दिए थे। फिर शाम होते ही मैंने उसे बहलाकर प्यार से बात पूछ ली कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, क्या तुमने वो पैसे सुनैना को दिए थे? तो कहने लगा कि हाँ, सुनैना को ही दिए हैं, उसने सूट बहुत अच्छा सिया है। मैंने कहा कि दिखाओ मुझे सूट, तो उसने सूट को अपने गले से लगा लिया और कहने लगा कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता, और वहां से भाग उठा। मुझे बात बड़ी अजीब लगी। अब मेरे पास एक ही तरीका था जो कि थोड़ा अजीब जरूर था, लेकिन उससे सारी बात खुलकर सामने आ सकती थी और मुझे किसी अंदाजे की उम्मीद नहीं थी। मुझे असल बात तक पहुंचना था, जिसके लिए मैं इतना तो कर ही सकती थी। मैंने सोचा था कि मैं खुद लड़का बनकर उसकी दुकान पर जाऊंगी और उससे कहूंगी कि मैंने सूट सिलवाना है और फिर पूछूंगी कि कितनी सिलाई लेनी है तुमने इस काम के लिए। मुझे मेरे भाई के कुछ कपड़े चाहिए थे। मैं उसके कमरे में गई तो वो किसी से फोन पर बातें कर रहा था। मुझे साफ पता चल गया कि किसी लड़की से ही बात कर रहा है। मैंने कहा कि कौन है पागल जो तुम्हारे साथ बातें कर रही है, तुम्हें तो कोई भी पसंद नहीं कर सकता। उसने कहा कि कोई भी मुझे पसंद नहीं कर सकता, लेकिन मुझे उसी ने पसंद कर लिया जिसको मैं पसंद करता हूँ। मैंने कहा कि क्या मतलब, राजवीर अंकल की बेटी ने तुम्हें अपना नंबर दे दिया? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरा भाई राजवीर नामी एक व्यापारी की बेटी को बहुत प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वो उसको देखकर भी राजी नहीं थी क्योंकि ये कोई इतना खूबसूरत नहीं था और वो बहुत प्यारी थी। लेकिन अब ये किसी से बात कर रहा था। उसने कहा कि हाँ, मुझे उसका नंबर मिल गया। मैंने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया और उसने मेरी मोहब्बत की इज्जत की और मेरी मोहब्बत को स्वीकार कर लिया। अब हमारे बीच बातचीत हो रही है। मैं जल्दी माँ को उसके घर रिश्ता लेने के लिए भेजने वाला हूँ। मैंने कहा कि देख लेना, इनकार ही ना हो जाए। तो कहने लगा कि चुप करो, ऐसा नहीं होगा, जब लड़की राजी होगी तो इनकार कैसे होगा। मैंने इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी और उसके कपड़े लेकर वहां से निकल गई। वो इतना बेवकूफ था कि उसको पता ही नहीं चला। मैंने भेष बदल लिया और मैं सुनैना की दुकान पर पहुंच गई। मैंने कहा कि सूट सिलवाना है, कितनी सिलाई? तो उसने बातों बातों में मुझसे कुछ अजीबोगरीब किस्म की बातें पूछनी शुरू कर दी और उसके बाद मुझे कहा कि 5,000 रुपये सिलाई। मैंने कहा कि 5,000 से क्या होगा, तुम्हारे सूट में क्या हीरे जड़ कर दोगी? तो उसने कहा कि जब सूट आपके सामने आएगा तो आपको पता चल जाएगा, आप बस 5,000 रुपये तैयार रखिएगा। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने अपनी एक कजन के घर का पता बता दिया जिसको सुनैना नहीं जानती थी। मैंने कहा कि सूट इसके घर पर भेज देना। जिस दिन सूट ने डिलीवर होना था मैं उस दिन ही वहीं पर पहुंच गई और खैर से सूट का मैंने ही पार्सल रिसीव कर लिया था। सूट को खोलकर देखा तो बिल्कुल आम सा सूट था, जैसे कि सिला होता है। इसमें कोई खास काम नहीं था। नाप भी मैंने अपने भाई का ही दिया था। सोचा था कि बाद में वही पहन लेगा, लेकिन सूट को चेक करते हुए अचानक मेरा हाथ जेब पर पड़ा तो महसूस हुआ कि जैसे जेब के अंदर कोई चीज है। ऐसा लगता था कि जैसे कोई कागज है। मैंने कहा कि क्या उसने जेब में पैसे डाल कर दिए हैं, लेकिन फिर मैंने अपने सर पर हाथ मारा और सोचा कि वो पैसे क्यों डाल कर देगी, वो तो उल्टा पैसे कमा रही थी, पैसे क्यों देगी भला। लेकिन थी तो कोई कागज जैसी ही चीज थी। जब मैंने जेब के अंदर हाथ डाला तो मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। बाहर निकाला तो ये एक छोटा सा कागज था और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, जिसे देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। अब मुझे सारी कहानी समझ आ गई। मेरे दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ने लगी थी। अब मुझे पता चला कि मर्द उसके काम पर इतने दीवाने क्यों हो जाते थे कि उसे 5,000 रुपये देना शुरू कर देते थे। मेरा भाई भी बड़ा तुर्रम खान बनकर 500 में डील करके आया था, लेकिन जब सूट लेने के लिए गया तो 5,000 रुपये लुटा कर आ गया, क्योंकि उसने जेब में चीज ही ऐसी रखी थी कि कोई 5,000 क्या 10,000 देने पर भी राजी हो जाता। इस तरह वो दिन में अगर 5 से 6 लोगों को भी सूट देती तो वो तो दिन के 30,000 कमा रही थी और महीने के न जाने कितने। तभी तो उसके चस्के खत्म ही नहीं हो रहे थे। मैं सीधा उसी के घर चली गई और मैंने जाकर उसे कहा कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम क्या कर रही हो। पहले तो उसने मुझे बड़ी इज्जत से बैठाया, मेरे आगे सभी खाने पीने की चीजें रखी। आज तो चीजें पहले से भी ज्यादा अच्छी थी। आज तो शहर की सबसे बड़ी बेकरी से ही चीजें ली गई थी और आज तो खाने में शाही पनीर भी रखा हुआ था। पहले तो मैंने थोड़ा बहुत खाना खा लिया क्योंकि मेरी उसके साथ आज लड़ाई ही होने वाली थी। उसके बाद मैंने उसको बताया कि मुझे उसके राज के बारे में पता चल गया है, क्योंकि उस दिन जो दुकान पर आया था लड़का बनकर वो मैं ही थी और उस कागज पर मेरा ही मोबाइल नंबर लिखा था।
मुझे सुनैना ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बाजार में दुकान बनाकर बैठी हूँ, इतने सारे पैसे कमा रही हूँ, मैं रोटी को चोची बोलती हूँ क्या? मुझे भी पता चल गया था कि तुम ही हो, इसलिए मैंने जानबूझकर ये हरकत की है। मैं यही काम करती हूँ। मैं जब किसी मर्द के कपड़े सीती हूँ तो उसकी जेब में किसी खूबसूरत हसीना का नंबर डाल देती हूँ और ये नंबर उस लड़की की मर्जी से लेकर डालती हूँ। इसी तरह मैंने न जाने कितने लोगों को एक दूसरे से मिलवाया है और कुछ ऐसी लड़कियों के नंबर भी हैं जो सिर्फ दोस्ती करना चाहती हैं और मर्द भी उनसे सिर्फ दोस्ती करना चाहते हैं। आपस में बातें करके दिल बहला लेते हैं और बात यहीं पर खत्म हो जाती है। जबकि पिछले दिनों 2 लड़कियों की उन लड़कों से शादी हुई है जिनसे वो मोहब्बत करती थी। तुम्हारे भाई को भी उसी लड़की का नंबर लेकर दिया जिसके पीछे वो पागल था और अब उन दोनों के बीच में मोहब्बत पैदा हो गई है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। मैंने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। तुमने जिसको बताना है बता दो, मुझे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर नहीं बताओगी तो महीने के 10,000 रुपये दूंगी तुमको। वो बहुत ज़्यादा चालाक थी और मैं उस वक्त बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ थी। मैं 10,000 का नाम सुनकर ही उसके कदमों में बैठ गई। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगी, पर महीने के 10,000 रुपये चाहिए मुझे, वो भी एक तारीख पर। उसने कहा कि मिल जाएंगे और इस महीने के तो एडवांस ही ले जाओ। उसने मेरे हाथ पर 10,000 रुपये रख दिए और मैं वहाँ से चुपचाप वापस आ गई। मैंने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। मेरे बाबा एक बात किया करते थे कि हमेशा अंडे खाते हैं, मुर्गी नहीं खाते। अगर मैं किसी को ये सब बता देती तो लोग उसको पकड़ते और इस काम को करने से मना करते, तो इसका मतलब कि मुर्गी मर जाती। लेकिन मुझे तो अंडे खाने थे और अंडे से मतलब था महीने के 10,000 रुपये जो मुझे बिना कुछ किए मिल जाने थे और पहले महीने के तो मिल भी गए थे। मैं बहुत खुश हुई और अपने घर आ गई। मैंने अपनी माँ को भी ये बात नहीं बताई कि मैंने ये सब कुछ किया है और मैं वहाँ पर गई थी। मुझे राज के बारे में पता चल गया है। मैंने कहा कि माँ वो कपड़े सीती रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सीती है, इसलिए ज़्यादा अमीर हो रही है और 1500 रुपये लेती है एक जोड़े के, लेकिन सिलाई बहुत अच्छी करती है, इसलिए ऐसा हो रहा है। मेरी माँ को मुझ पर भी शक होने लगा कि तुम अचानक से उसके साथ इतनी अच्छी कैसे हो गई कि उसकी तरफदारियाँ कर रही हो। मैंने कहा कि कोई ठीक काम कर रहा हो तो उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। मेहनत से ही काम कर रही है, दुकान ही तो बनाकर बैठी है, और क्या कर रही है। मैंने माँ के दिमाग से शक निकाल दिया। मुझे 2-3 महीने तक 10,000 रुपये मिलते रहे, लेकिन उसके बाद एक दिन मुझे पता चला कि सुनैना और उसकी फैमिली ये मोहल्ला छोड़कर हमेशा के लिए चले गए हैं। दुकान भी बंद कर ली है। शायद वो किसी और इलाके में चली गई थी, या फिर उसने इतने पैसे जमा कर लिए थे कि अब उसे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि वो कुछ और करना चाहती थी। यानी कि मेरी मुर्गी चली गई और मेरे अंडे बंद हो गए। अब मैं किसी को कुछ बताती भी तो क्या फायदा, वो तो यहाँ पर थी ही नहीं। मुझे बेवकूफ़ बनाकर चली गई और मैं बेवकूफ़ बन गई। सुनैना के बारे में इतना ही कहूँगी कि एक समझदार लड़की थी। उसने लड़कों की दुखती रग पकड़ी और हजारों रुपये कमाए। उसने जो किया शायद गलत था, लेकिन उसने इतने सारे पैसे कमा लिए थे कि अब उसकी जिंदगी में कोई भी कमी नहीं रही थी। उसने अपनी बहनों की जिंदगी बदल दी, अपनी माँ की जिंदगी बदल दी, अपने बाप का इलाज करवाया। शायद उसने अपने लिए जो किया बिल्कुल ठीक किया। मैं किसी को ये नहीं बता सकती थी कि उसका राज क्या है, क्योंकि मैं भी तो उसके साथ मिली हुई थी। अगर बताती तो फिर मुझे अपनी बात भी बतानी पड़ती, इसलिए मैंने उसकी कोई बदनामी नहीं उड़ाई। अब मैं उसे इज्जत से ही याद करती हूँ। वो जैसी भी थी अपने घर वालों के लिए बहुत अच्छी थी, इसलिए मुझे उसके खिलाफ कोई बात नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका तरीका शायद गलत हो, लेकिन नीयत साफ होती है, इसलिए हमें उनके खिलाफ कोई बात नहीं करनी चाहिए। कुछ इंसाफ ऊपर वाले को भी करने हैं, जो हमें उस ईश्वर पर ही छोड़ देने चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।